तो हम लोग आज फ्लो चार्ट का जो लास्ट में हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं डिस्कस किया था, हमने बस बहुत सारे सिंबल्स उसके डिस्कस किए थे। क्या सिंबल होता है, जैसे ये जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये टर्मिनल होता है, मतलब या फिर स्टॉप जो सिंबल होता है एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट का, वो ऐसे सिंबल में लिखते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में जिसको फ्लो चार्ट में हम रिप्रेजेंट करें उसमें इनपुट आउटपुट रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे टिल्टेड रेक्टेंगल में हम लोग लिखते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, उसको हम लोग रेक्टेंगल में लिखते हैं। कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो हम ऐसे डायमंड सिंबल में लिखते हैं, और वो डिसीजन जो कंडीशन है वो डायमंड सिंबल के अंदर हम लोग लिखते हैं। और अगर हमारा पेज को कंटिन्यू करना है, मतलब एक पेज में फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, दूसरे पेज में कंटिन्यू करना है, तो पेज पहले पेज के आखिरी में हम लोग कनेक्टर सिंबल लगाते हैं, और दूसरे पेज के बिगिनिंग में हम लोग कनेक्टर सिंबल लगाते हैं। जो भी दूसरे पेज के बिगिनिंग में हम लोग कनेक्टर सिंबल लगाते हैं। फ्लो लाइंस मतलब हमारे पास जो लाइंस है उससे हमें पता चलता है कि फ्लो चार्ट कैसे जा रहा है। लाइंस कैसे जा रहा है, अगर हेक्सागन सिंबल जो है वो प्रिपरेशन बॉक्स या फिर लूप स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। ऑन पेज रेफरेंस, अगर हमें एक ही पेज में कोई फ्लो चार्ट का कोई पार्ट के साथ दूसरे पार्ट को हमें बताना है लेकिन अलग अलग जगह में, तो एक ही पेज में होगा तो हम ऐसे सर्कल देख सकते हैं। अगर दूसरे पेज में होगा तो हम ऐसे शेप, जियोमेट्रिकल शेप ऐसे बना सकते हैं। अगर सेम अलग अलग पेज में हमें फ्लो चार्ट का अलग अलग पार्ट को रेफर करना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। अगर कुछ उस प्रोग्राम में कहीं पे डिले हो रहा है, हम लोग उस प्रोग्राम को कुछ देर तक उसको डिले करके रख रहे हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसको ये सिंबल देते हैं। और अगर उस प्रोग्राम में हम लोग कोई इनपुट आउटपुट फाइल रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो हम लोग ये स्मॉल सिंबल देते हैं। और अगर हम कोई एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क, कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये सिंबल देते हैं। तो ये हमने एक बेसिक डिस्कस किया था। तो एल्गोरिदम एडवांटेजेस फ्लो चार्ट का क्या है, उसका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जितने भी सिंथेसिस है, वर्किंग मॉडल्स, जितने भी डायग्राम इजीली पता चलता है। फ्लो चार्ट से हमारा कोडिंग परफेक्ट होता है। हम अगर फ्लो चार्ट पहले डायग्राम बना ले तो हमें पता चलता है कि इफेक्टिव कोडिंग कैसे होगा। और प्रॉपर डिबगिंग, डिबगिंग मतलब होता है अगर उस प्रोग्राम में कहीं कोई एरर है तो एरर कहाँ पे, उस प्रोग्राम में मान लो हजारों लाइन का कमांड्स लिखा हुआ है, उस कमांड के कहाँ पे एरर आया तो फ्लो चार्ट से वो इजीली पकड़ सकते हैं। एनालिसिस, अगर फ्लो चार्ट में जो भी इनपुट डेटा आउटपुट डेटा आ रहा है वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो एनालिसिस करना है, तो वो फ्लो चार्ट से इजीली पता चलता है। अगर फ्लो चार्ट का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाने चाहें, कोई भी कोडिंग का या जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन एज ए डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, तो वो फ्लो चार्ट अगर बना हुआ रहेगा उस प्रोग्राम का, तो इजीली उस फ्लो चार्ट से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। फ्लो चार्ट यूज करके उस प्रोग्राम को हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे हमें आउटपुट चाहिए वैसा हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। और अगर फ्लो चार्ट से हम प्रोग्राम मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, मतलब आगे चल के उस प्रोग्राम को हमें एडवांस करना है, उसका कुछ हमें उसमें और कुछ नया फीचर्स देना है, उसमें कुछ एरर आया तो उसको रिजोल्व करना है, तो ये फ्लो चार्ट अगर पता रहेगा तो हम फ्लो चार्ट देके उस प्रोग्राम को मेंटेन कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि फ्लो चार्ट एक अलग से बनाना पड़ता है, जो कोडिंग के अलावा, कोडिंग छोड़ के, तो उसमें टाइम टाइम भी लगता है अगर हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता है। कभी कभी फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो। फ्लो चार्ट में वैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जैसे ऊपर में मैंने कुछ डायग्राम बताया था वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसके सिवाय ज्यादा कुछ स्टैंडर्ड है नहीं कि ये डायग्राम, ये फिगर यहाँ पे होना चाहिए, फिगर वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, अगर फ्लो चार्ट एक बार हमने बना लिया और प्रोसेस चल रहा है तो आगे चल के अगर हमें मॉडिफाई भी करना है तो उसमें कुछ डिफिकल्टीज आता है, लेकिन हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें एक यूजर ने 2 नंबर एंटर किया है। तो उसमें कैसा है, पहला है स्टार्ट। हर एक फ्लो चार्ट का शुरू स्टार्ट से होता है, हर एक फ्लो चार्ट का शुरू स्टार्ट से होता है। उसके बाद दूसरा जो है, ये रेक्टेंगल सिंबल आप लोग देख सकते हो कि इन ऑपरेशन सिंबल,
तो इसमें डिक्लेयर वेरिएबल्स n1 एंड n2 एंड सम, तो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और उसका हमने सम किया है। उसके बाद रीड n1 एंड n2, हमने उस जो तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया n1 n2 और सम। उसके बाद हमने उसका जो यूजर से हमने एंटर किया कि उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो n1 का एक n1 में हमने एक वैल्यू एंट्री किया, मतलब n1 नाम का एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा अपने रैम में, और वहां पे कुछ वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा जो भी यूजर प्रोग्राम में इंसर्ट करता है। सिमिलरली n2 नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनेगा जहाँ पे यूजर एंट्री करेगा। और उसके बाद सम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सम ऑपरेशन, सम वेरिएबल जो है उसमें क्या वैल्यू जाएगा, n1 मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू था और n2 मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू था, ये दोनों वैल्यू का एडिशन होगा, होके जो वैल्यू आएगा वो सम मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। और उसके बाद सम का मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करना है। दैट इज, ये सिंपल एक फ्लो चार्ट है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ये जो फ्लो चार्ट मैंने बताया, या कोई क्वेश्चन है तो बताओ अभी, क्योंकि आगे चल के जब प्रोग्राम चालू करेंगे तो फ्लो चार्ट भी कभी कभी बनाना पड़ सकता है, तो अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगा। अभी पूछ लो। हेलो नो सर, क्वेश्चन नहीं है। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर ये तो प्रैक्टिकल लेक्चर है ना? हाँ, तो प्रैक्टिकल लेक्चर थ्योरी लेक्चर मैं ही ले रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं कि अलग ले रहा है, सो इट विल बी कवर्ड एज सेम। कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? नो सर। प्रैक्टिकल लेक्चर थ्योरी लेक्चर में कुछ ये नहीं है, अगर एक ही फैकल्टी ले रहा है देन ही कैन टेक। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में कुछ स्टूडेंट्स बैठेंगे, थ्योरी में दूसरे स्टूडेंट बैठेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिकल क्लास में बैठोगे और सारे स्टूडेंट थ्योरी क्लास में बैठेंगे, सो दैट इज सेम। ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से मैं बता रहा हूँ, जो आगे चल के जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें ऐसी चीजें जानना जरूरी है, इसलिए एक थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक ओके है, सर। तो ये समझ में आया क्या, ये जो मैंने एग्जांपल 1 यस बताया सर। था? फ्लो चार्ट वापस समझा दो। ओके, तो ये हमने स्टार्ट एक ऑपरेशन लिया था जिसमें हर एक फ्लो चार्ट स्टार्ट से चालू होता है। उसके बाद हमने डिक्लेयर वेरिएबल्स किया था। वेरिएबल्स हमने ऑपरेशन किया है जहाँ पे 3 वेरिएबल हमने लिया था। वेरिएबल क्या है हम आगे देखेंगे, वेरिएबल नॉर्मली मेमोरी लोकेशन बोल सकते हो। तो हमने 3 मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया था, उनका नाम दिया था n1 n2 एंड सम। तो ये एक रेक्टेंगल में हमने डिक्लेयर किया है, मतलब उसको लिखा है। उसके बाद हमने यूजर से उस दो मेमोरी लोकेशन जो है n1 एंड n2, उनका यूजर से पूछा है कि इसका वैल्यू हमें एंटर करो, तो यूजर एंटर करेगा, तो जो भी वैल्यू एंटर होगा वो n1 मेमोरी लोकेशन में सेव होगा और n2 मेमोरी लोकेशन में सेव होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उस स्टेप में सम का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें वैल्यू क्या जाएगा, वो उसमें वैल्यू ये जाएगा कि n1 मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है और n2 मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है, दोनों ऐड होके वो सम वाले मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। तो सम में क्या रहेगा, n1 मेमोरी लोकेशन का वैल्यू और n2 मेमोरी लोकेशन का वैल्यू का एडिशन, जो भी वैल्यू रहेगा इन दोनों मेमोरी लोकेशन में, इसका वैल्यू सम वाले मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सम को डिस्प्ले किया है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है वो हमने ऑपरेशन किया है, कोई ना कोई प्रोसेस ऑपरेशन किया है, इसलिए हमने इसको रेक्टेंगल में लिखा है। और स्टार्ट वाला सिंबल और स्टॉप वाला सिंबल हमने ऐसा सिंबल में लिखा है क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेप है एंड फिनिशिंग या एलिमिनेटिंग स्टेप है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, एग्जाम्पल 2 में हम लोग दूसरे एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि हमने स्टार्ट चालू किया है, उसके बाद 3 मेमोरी लोकेशन हमने डिक्लेयर किया है ए बी और सी। उसके बाद हमने यूजर से 2 मेमोरी लोकेशन का n1 एंड n2 का वैल्यू हमने यूजर से लिया है। तो n1 और n2 हमने यूजर से उसका वैल्यू लिया है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं n1 n2 की जगह ए बी होगा ये, ठीक है, तो इसको ए बी करेक्ट कर लेना। तो हम यूजर से चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे देखो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसीलिए डायमंड सिंबल में आ रहा है। अगर हम कंडीशन कोई चेक कर रहे हैं, कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने हैं, तो ये डायमंड सिंबल में आता है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ए मेमोरी लोकेशन का जो भी वैल्यू है वो बी मेमोरी लोकेशन का वैल्यू से ज्यादा है क्या। अगर
अगर फॉल्स है, ये ट्रू होगा। ये थोड़ा लिखने में ये गड़बड़ किया इसने। ओके, तो हाँ, तो ए मेमोरी ये ट्रू होगा। मैं इसको फिर से ड्रॉ करूंगा, अभी आप लोग समझ लो इसको कि ए मेमोरी लोकेशन का वैल्यू बी मेमोरी लोकेशन से ज्यादा है कि नहीं वो चेक कर रहा है। अगर ट्रू है तो फिर यहाँ पे जाएगा, फिर से चेक करेगा ए मेमोरी लोकेशन का वैल्यू बी मेमोरी लोकेशन से सॉरी सी मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है उसमें से ज्यादा है क्या। अगर है तो फिर ए जो है उसको प्रिंट करेगा और ए सबसे बड़ा वैल्यू रखा है। तो इस फ्लोचार्ट का एम क्या है? इस फ्लोचार्ट का एम है लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स। तो यूजर ने जो भी 3 नंबर एंटर किया है, इस 3 नंबर में से लार्जेस्ट कौन सा है। तो पहले हमने तीनों नंबर ले लिया है, उसके बाद चेक किया है ए ग्रेटर देन बी, और उसके बाद हमने चेक किया है अगर ट्रू है तो फिर ए ग्रेटर देन सी हुआ तो ए बड़ा है, और अगर नहीं सी ग्रेटर देन ए हुआ तो फॉल्स होगा, तो सी प्रिंट होगा। और फिर से यहाँ पे हम लोग आए तो ए ग्रेटर देन बी अगर फॉल्स हुआ मतलब क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। तो उसके बाद हमने चेक किया बी ग्रेटर देन सी है क्या। अगर बी ग्रेटर देन सी है, ट्रू है, तो बी प्रिंट होगा क्योंकि बी लार्जेस्ट नंबर है। और अगर फॉल्स हुआ तो सी प्रिंट होगा क्योंकि सी लार्जेस्ट नंबर है। ये मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको ये करके नया ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये स्टार्ट है, उसके बाद डिक्लेयर ए बी एंड सी, उसके बाद रीड ए बी एंड सी। ये हमने पहले डिक्लेयर किया 3 मेमोरी लोकेशन, उसके बाद यूजर से 3 मेमोरी लोकेशन का वैल्यू लिया और उसमें सेव कर दिया। अभी हमारा चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी है क्या। अगर ट्रू है तो फिर हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी है क्या। अगर ये ट्रू है तो फिर प्रिंट ए, और अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट सी। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू हुआ, और अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ मतलब ये के फॉल्स मतलब क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। तो अभी चेक करेंगे बी ग्रेटर देन सी है क्या। तो ये अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट बी, और अगर ये फॉल्स हुआ तो प्रिंट सी। उसके बाद ये तीनों का कॉम्बिनेशन स्टॉप में जाएगा। तो ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये फ्लो चार्ट जो भी प्रोग्राम होता है उसका ऐसा फ्लो चार्ट बनाना होता है। आपके एक्सपेरिमेंट में भी बनाना पड़ेगा जब आप रिटर्न उसका एक्सपेरिमेंट सबमिट करोगे, और जो भी आपका ये रहेगा। तो ये इसके साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब यूनिट 2 में जो भी हमारा प्रोग्राम्स है, हम अगर सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में हमारा पहला ही प्रोग्राम है राइट सी प्रोग्राम। तो उसके पहले प्रोग्राम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। उसके लिए बेसिक थ्योरिकल नॉलेज पता होना चाहिए। इसीलिए हम पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ और उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग प्रोग्राम रहेंगे। तो यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज,
ये बहुत ध्यान से आप लोग से समझना, क्योंकि इसमें अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग आगे चल के कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज में आपको समझने में दिक्कत होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझें और सुने और समझने का कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग, मैं जब पूछूंगा तब आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं। पहले होता है कैरेक्टर सेट इन सी। तो कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग ईदर वर्ड्स और नंबर्स और इवन एक्सप्रेशंस इन सी प्रोग्रामिंग। कैरेक्टर्स इन सी आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो कैरेक्टर्स जो है, जो भी हम लोग देखते हैं ए बी सी डी ई, तो ये क्या है, वो एक्चुअली एक वर्ड बना सकता है, जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं, या फिर उसको यूज करके एक नंबर्स भी बोल सकते हैं। कैसे नंबर्स, या फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। जैसे a प्लस बी माइनस सी, तो ये टोटल लिख दिया तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें कितने कैरेक्टर यूज हुआ है, 3 कैरेक्टर यूज हुआ है, और एरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है प्लस और माइनस। तो ये, लेकिन ये कैरेक्टर 3 यूज हुआ है, इसको लेके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया a प्लस बी माइनस सी। तो कैरेक्टर्स इन सी आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो कैरेक्टर, जो भी हम लोग कैरेक्टर में यूज करते हैं सी में, वो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लेटर्स। लेटर्स में अपर केस लेटर्स कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लोअर केस लेटर्स स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। उसके बाद डिजिट्स, डिजिट्स में 0 टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 9, ये सब कैरेक्टर्स में आता है। अब तुम लोगों को लग सकता है कि नंबर से, बट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ वी से 5 देन इट इज ए कैरेक्टर। और स्पेशल कैरेक्टर्स, तो स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक कॉमा, उसके बाद स्लैश। तो ये जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में भी आप देख रहे हो या फिर मोबाइल में भी दिखते हो, तो दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स। यूज करके सी प्रोग्रामिंग में हम लोग वर्ड्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस ये सब बना सकते हैं। कॉमा, स्लैश, डॉट, डॉट को पीरियड बोलते हैं, बैक स्लैश, सेमीकोलन, परसेंटेज, कॉलन, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। और अगर हम लोग, हाँ इधर ही लिख के बताता हूँ, हाँ इस चीज को पैरेंथेसिस बोलते हैं, इस चीज को ब्रैकेट बोलते हैं, इस चीज को ब्रेसेस बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, ये टर्मिनोलॉजी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अगर कोई बोल रहा है कि पैरेंथेसिस यूज करो या फिर ब्रैकेट यूज करो या ब्रेसेस यूज करो या फिर ब्रेसेस नहीं है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है। ओके। और व्हाइट स्पेसेस, तो कैरेक्टर्स जो है उसमें क्या रहता है, लेटर्स रहता है, जो अपर केस से, अपर केस के लेटर्स ए टू जेड, लोअर केस लेटर्स स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 टू 9, स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा मतलब स्पेशल कैरेक्टर मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट या फिर पीरियड, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, सेमीकोलन, परसेंटेज, कोलन, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क एंड लेफ्ट एंड राइट parenthesis. व्हाइट स्पेसेस इन सी प्रोग्रामिंग, व्हाइट स्पेसेस क्या है, व्हाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्पेसेस, टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन। तो इसमें से सबको ऑब्वियसली पता है, ब्लैंक स्पेस मतलब हमने कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक रखा है, 2 वर्ड के बीच में या फिर 2 कैरेक्टर के बीच में या कुछ भी हो, उसको ब्लैंक स्पेस। टैब जब हम टैब दबाते हैं, कैरेज रिटर्न मतलब एक आप लोग एंटर सिंबल जो रहता है वो कैरेज रिटर्न रहता है, और न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में। तो ये सारी चीजें व्हाइट स्पेस में आता है। तो ये सारी चीजें, ये व्हाइट स्पेस, लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब मिलके क्या बनता है, कैरेक्टर सेट बनता है सी प्रोग्रामिंग में। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ओके। सर न्यू लाइन भी तो उसमें ही आता है, इंटर में शायद। किसमें? अपन ये न्यू लाइन हाँ किसमें आता है? इंटर में, क्योंकि अपन इंटर दबाते हैं तो फिर लाइन चेंज हो जाती है। हाँ कैरे, तो न्यू लाइन जो है, जो हम लोग न्यू लाइन देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाता है, वो भी व्हाइट स्पेस में आता है। और एंटर सिंबल एक रहता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो सिंबल आता है कैरेज रिटर्न,
उसको भी हम लोग कैरेज रिटर्न बोलते हैं, या फिर वो भी कैरेक्टर सेट में आता है। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये टॉपिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप फाइनल ईयर में कभी इंटरव्यू भी दोगे आप, तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ लो। कीवर्ड्स, सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स का मतलब होता है कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग व्हिच हैव देयर ओन प्रीडिफाइंड मीनिंग। The functions and meaning of those words cannot be altered. Some keywords in C programming are, मतलब कि ये जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, तो ये जो है ये सब सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स बोला जाता है। अभी कीवर्ड्स का हर एक, ये जो हर एक कीवर्ड्स दिख रहा है ये सब का मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग में, मतलब ये क्या काम करते हैं इनका डिफाइंड है, तो इसको लेके हम लोग कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, या फिर इसका नाम हम वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। वेरिएबल नेम क्या नहीं दे सकते उसका भी अलग से हम नीचे देखेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि इन सबको कीवर्ड्स बोलते हैं या फिर इनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। तो इसके जो ऑपरेशंस है वो प्रीडिफाइंड है, इसको लेके हम लोग दूसरा कुछ ऑपरेशंस नहीं बना सकते, मतलब इसको हम लोग वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेशन में नहीं यूज कर सकते। इसका जो जहाँ पे काम है सिर्फ हम लोग वहीं पे उसको यूज कर सकते हैं, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कंटिन्यू, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, डू, डिफॉल्ट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, फ्लोट, गो, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइन, स्टैटिक, साइज ऑफ, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, वॉइड, वोलाटाइल, व्हाइल, अनसाइंड। इसके सिवाय भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये सब मेजर्स हैं। जैसे मान लो कि हम कोई वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं, वेरिएबल नेम जैसे मैंने पहले भी बोला एक मेमोरी लोकेशन का नाम दिया जाता है जिसमें हम लोग कोई ना कोई वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो जैसे इंट मतलब इंटीजर, ये हम लोग आगे देखेंगे, डेटा टाइप इंट, फ्लोट, मतलब ये डिफाइन करता है कि ये जो मेमोरी लोकेशन का नाम हमने दिया है, मतलब एज नाम का एक हमने मेमोरी लोकेशन का एक नाम दिया है, एक मिनट होल्ड कर लीजिए। ओके, सो हाँ, तो ये जो है एज जो है ये मेमोरी लोकेशन का एक नाम दिया गया है, वैसे हाइट जो है ये मेमोरी लोकेशन का नाम दिया गया है। अब ये जो मेमोरी लोकेशन का नाम दिया गया है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगा, या फिर यूजर से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो वैल्यू, या फिर प्रोग्राम में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू स्टोर हो जाए। अभी कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर होगा वो उसके पहले जो हम लोग लिखते हैं उससे डिफाइन होता है। जैसे हमने यहाँ पे INT लिखा है, मतलब इंट मतलब इंटीजर, तो इंटीजर मतलब होल नंबर्स, जो भी आप लोग मैथमेटिक्स में देखे हो नंबर्स जो रहते हैं ना, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यू, इसको इंटीजर डेटा बोलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मतलब ये बता रहा है कि एज नाम का जो मेमोरी लोकेशन में इसमें एक होल नंबर ही स्टोर हो सकता है। सिमिलरली ये जो हाइट नाम का जो मेमोरी लोकेशन है इसमें एक डेसिमल वैल्यू ही स्टोर हो सकता है। तो ऐसा करके ये जो डिफाइन करता है कि कौन सा टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, इसको डेटा टाइप कहते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे मान लो हमने एज नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और 5 हाइट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें फ्लोट टाइप का, फ्लोट नंबर मतलब डेसिमल नंबर का वैल्यू स्टोर होगा। अभी हम लोग बोल रहे हैं इंटीजर इज ए कीवर्ड which declares age as a variable of integer data type। वही हमने बोला कि वो बोल रहा है कि एज नाम का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। इंटीजर टाइप का वैल्यू मतलब होल नंबर, जैसे 53, 27, 12, 8, 10, 9, ये सब होल नंबर है, डेसिमल नहीं है। तो ऐसे वैल्यू इसमें स्टोर होगा। फ्लोट, हाइट, तो हाइट नाम का मेमोरी लोकेशन है जिसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा।
अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग मान लो अभी तो लिखे मैंने इंटीजर एज, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इंटीजर फ्लोट या फिर इंटीजर कांस्टेंट या फिर इंटीजर व्हाइल। ये व्हाइल, कांस्टेंट, फ्लोट, ये सब जो है ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। मतलब इनका काम डिफाइंड है ऑलरेडी, तो इट कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। ये सब क्लियर है क्या सबको? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लिया करो, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बेस करके आप प्रोग्रामिंग कितना समझोगे, मैं जितना पढ़ाऊंगा और आपको कितना समझ में आएगा, और आगे भी जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे वो कितना समझ में आएगा, ये डिपेंड करता है। तो आगे किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। अगर कोई चीज दोबारा रिपीट करना है तो मैं 1000 बार रिपीट करूंगा, लेकिन पूछ लिया करो कि क्या क्वेश्चन है, या फिर दोबारा रिपीट करना है तो वो बता दो। ओके, तो होपफुली किसी को कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब मैं समझ लेता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आया कि इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप जो कि एज नाम का एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, और हाइट नाम का जो वेरिएबल है वो इसमें क्या फ्लोट नाम का वैल्यू स्टोर होगा, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, मतलब डेसिमल नंबर है और इंटीजर है। वैसे आगे और भी हैं, कैरेक्टर है, बुलियन है, तो वो हम देखेंगे। अभी आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स में। एक मिनट। एक मिनट। ओके, हाँ, अभी हम लोग आते हैं आइडेंटिफायर्स में। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब है, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरेज। It comprises of combination of letters and digits. In C programming, while declare identifiers, certain rules have to be followed. तो आइडेंटिफायर जो है वो मतलब यूजर जो भी, जैसे हमने ऊपर में देखा है कि एज हो गया, हाइट हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। वैसे ही चीजें होता है जो यूजर डिफाइन करता है, फंक्शंस होते हैं, एरेज होते हैं, ये सब क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो आइडेंटिफायर मतलब जैसे एज एक आइडेंटिफायर हो गया, हाइट आइडेंटिफायर हो गया, वैसे हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा है इंटीजर रीड, रीड, और ये एक मैंने क्या दिया है, पैरेंथेसिस दिया है, उसके बाद मैंने क्या दिया है, ब्रेसेस दिया है, और इसमें मैंने कुछ कमांड लिखा है। मतलब मैंने बोला है कि रीड नाम का एक फंक्शन होगा, जिसका फंक्शन मतलब एक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन क्या करेगा वो डिफाइन है उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो। मतलब ये जो ब्रेसेस है इसके बीच में जो भी हमने कमांड लिखा है वो कमांड डिफाइन करेगा कि ये जो रीड का फंक्शन क्या काम करेगा, और ये फंक्शन क्या टाइप का डेटा आउटपुट जनरेट करेगा, वो इंटीजर टाइप का आउटपुट जनरेट करेगा। मतलब रीड नाम का एक फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन क्या काम करेगा वो डिफाइन करेगा, जो कमांड उसके अंदर लिखा है वो सब कमांड डिफाइन करेगा कि क्या फंक्शन काम करेगा, और ये काम करने के बाद क्या आउटपुट जनरेट करेगा वो डिपेंड करेगा फंक्शन के पहले हमने डेटा टाइप क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर मतलब होल नंबर। मतलब ये जो रीड नाम का फंक्शन है इसके अंदर जो भी कमांड है उस कमांड का आउटपुट जो आएगा वो एक होल नंबर होगा। तो ये जो रीड है इसको एक फंक्शन बोलते हैं, और इंटीजर को डेटा टाइप बोलते हैं,
या फिर रिटर्न टाइप बोलते हैं। क्लियर है क्या सबको ये? यस सर, क्लियर है। Yes, और sir. और किसी को क्लियर है क्या? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यस यस सर। सर। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, उसमें पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, तो आइडेंटिफायर जो है, जैसे मैंने भी बताया कि ये जो रीड नाम का एक फंक्शन, ये किसने बनाया? यूजर ने लिखा है। मैं कल जाके इसका नाम रीड हम हटा के दिवाकर नाम भी दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मतलब यूजर डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एज दिया है, एज का नाम मैं वैष्णव भी दे सकता हूँ, इंटीजर वैष्णव, ये वेरिएबल नेम है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वेरिएबल नेम है, फंक्शन है, एरेज, एरेज दूसरा एक चीज है जिसमें मल्टीपल होल नंबर स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एज नाम का मैंने जो ये डिफाइन किया इंटीजर एज, उसका मतलब क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन, मान लो ये तुम्हारा रैम है, इसके अंदर एक पोर्शन सेव हो जाएगा जिसका नाम होगा एज, इसके अंदर जो भी तुमने डेटा सेव किया वो रहेगा। तो ये हो गया एक वेरिएबल। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है, ये जो मान लो ये तुम्हारा रैम है, इसके अंदर एक बड़ा पोर्शन सेव हो जाए और इसमें सेम टाइप का अलग अलग, जैसे मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 23 हो गया, और ये सब का नाम मैं एज दे के रखूं। तो ये, और मैं इसका इसका कैसे रखूंगा? जैसे ये वाला पोर्शन को मैं बोलूंगा एज 0, इसको मैं बोलूंगा एज 1, इसको मैं बोलूंगा एज 2, और इसको मैं बोलूंगा एज 3। तो इस सबका नाम एज है, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में हमने उसका लोकेशन दिया है, पहला वाला 0, उसके वाला 1, उसके वाला 2, इसके वाला 3, लेकिन सब एज है और सब में क्या है? इंटीजर टाइप का ही डेटा है। तो ये जो एज है ना, ये क्या हो गया? एरे हो गया। यहाँ पे मैंने एज दिया है जिसमें सिंगल वेरिएबल स्टोर है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अगर मैं ऐसे ही एज डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, वो एरे हो गया। और अगर मैं ऐसे एज डिक्लेयर करता हूँ, मान लो मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर एज और उसके अंदर मैंने कुछ कमांड लिखा है, तो ये एज एक फंक्शन हो गया जो डिफाइन करेगा क्या क्या कमांड उसके अंदर रहेगा, और वो आउटपुट क्या जनरेट करेगा? वो इंटीजर टाइप का आउटपुट या फिर होल नंबर आउटपुट जनरेट करेगा। ये समझ में आया क्या? एरेज क्या है और फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है क्या? सब बताओ, या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर। ओके, तो एक मिनट। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब जो भी वेरिएबल्स नेम होता है या फिर जो भी फंक्शन होता है या फिर जो भी एरे होता है, वो यूजर नाम देता है। आज मैंने एज दिया, कल मैं वैष्णव दे सकता हूँ या फिर दिवाकर दे सकता हूँ, मतलब वेरिएबल का नाम दिवाकर दे सकता हूँ या फिर फंक्शन का नाम दिवाकर दे सकता हूँ या फिर एरेज का नाम दिवाकर दे सकता हूँ। तो ये सब यूजर डिफाइंड नेम है। तो ये सब चीजों को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये सब चीजों को आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो इसके कुछ रूल्स है। आइडेंटिफायर्स का नाम बिगिन विथ एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 सेकंड रुक रहा हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं कोई लिटरल, अभी आइडेंटिफाइड जो है वो मतलब क्या होता है? वो होता है वेरिएबल्स या फिर फंक्शन या फिर एरेज। तो ये कोई लेटर से चालू हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर मान लो जैसे मैंने लिखा है DIB
अंडरस्कोर KAR, तो ये जो है वो अंडरस्कोर है, तो अंडरस्कोर से चालू हो सकता है, मतलब फर्स्ट अंडरस्कोर हो सकता है। और कीवर्ड, ये कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफाइड, जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड जैसे है, मैंने कीवर्ड क्या है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर कैरेक्टर है या फिर व्हाइल है, तो ये सब आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर मतलब इनका नाम वेरिएबल नहीं हो सकता या फिर फंक्शन नहीं हो सकता या फिर एरेज नहीं हो सकता, ये जो कीवर्ड्स हैं। और मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, मतलब इनके बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर लिखता हूँ इंटीजर AG उसके बाद E लिख दिया, तो बीच में ब्लैंक स्पेस है, दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता इसके बीच में। ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जो 31 कैरेक्टर्स है, जो भी मैं इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट 31 जो है उसी से वो आइडेंटिफाई होता है, वो वेरिएबल का नाम या फिर फंक्शन का नाम या फिर एरे का नाम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंसीडर देखो एज 1, ये कैसे लेटर से चालू हुआ, आगे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये भी लेटर से चलो अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर है। यहाँ पे एज 1 एक आइडेंटिफायर है, इंटीजर डेटा टाइप। सिमिलरली हाइट इन फीट इज इंटीजर है, आइडेंटिफायर है फ्लोट टाइप का। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कि आइडेंटिफायर क्या है, उसके फीचर्स क्या है? हेलो, सब बताओ, किसी को और कोई क्वेश्चन है या कोई समझ में नहीं आया? सर नहीं है सर कोई डाउट। नो सर, आ गया। नो सर। ओके, तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। इसके बेसिस में देखते हैं हम लोग कोई प्रोग्राम बना सकते हैं क्या, जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास रहे। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? हमारा नेक्स्ट सर क्लास आज होगा, ही है, आज ही है आज ही है। 12:45 को। आज ही 12:45 को हम लोग मिलेंगे, ठीक है? ओके। अगर आप जो मैंने पढ़ाया मैंने उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, और देखो कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। मैंने अटेंडेंस ले लिया है, आप लोग लीव कर सकते हैं। हेलो सर, वो नोट्स आपने नहीं भेजे सर। हाँ, वो मैंने बुक्स तो भेज दिया था ना, मैं नोट से हाँ, अरे एक बात करो, मैंने बुक्स तो भेज दिया था ना, वो बुक्स आप ले लो, है ना? बुक्स से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। मैंने जो आपको दिखाया था, मैं पहले भी आपको बताया था, ये जो है, ये डेविड ग्रिफिथ्स जो है सेकंड वाला, और फोर्थ वाला जो है, ये दोनों बुक से ही मैंने सारे मटेरियल ले रहा हूँ। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे वहां पे, तो अब ये बुक्स ले लो कहीं, ठीक है? सर हमको ये बुक्स यूनिवर्सिटी से इशू हो जाए। कोई एक बात करो। सर ये कंप्लीट रेफरेंस ऑफ सी में मिल जाएगा? हाँ, कंप्लीट रेफरेंस सी में मिल जाएगा, तो इससे वो भी बना अच्छा लेते बुक्स है, वो भी अच्छा बुक है। हेड इससे फर्स्ट बना सी लेते जो है, हाँ पढ़ सकते हो। हेड फर्स्ट सी जो है वो बहुत ही बेसिक बिगिनर के लिए, अगर कंप्लीट रेफरेंस थोड़ा एडवांस के लिए, लेकिन अगर समझ में आता है तो वो ठीक है, चलेगा। और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए यशवंत कनितकर का लेट अस सी बुक ले लो। सर यस, सर हमको अभी यूनिवर्सिटी से बुक इशू हो जाएगा? अभी आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने का है, जो कि अराउंड 1 मंथ लगेगा, तो उसके बाद ही आप ले सकते हो। लेकिन ये क्या है कि आप बुक इशू करोगे तो अगर आप बुक टाइम पे रिटर्न नहीं करते तो फाइन लगता है, तो अननेसेसरी आप, और ये जो बुक्स हैं सी प्रोग्रामिंग का, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगा। जब भी आप प्रोग्रामिंग में या फिर इंटरव्यू दोगे कहीं पे, तो रेफरेंस के लिए काम में आएगा। तो ये सब बुक मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खरीद के अपने पर्सनल कलेक्शन में रख दो इसको, हमेशा आपको काम में आएगा जितने बार भी आप करियर में आप आगे बढ़ोगे। तो जितने भी बुक्स है मैंने बताया है, वो सब आप बुक्स खरीद लो, अपने पास रखो। यूनिवर्सिटी से लोगे तो यूनिवर्सिटी हो सकता है पुराना एडिशन मिले, बहुत सारे अपडेटेड चीजें ना मिले, और आपको वापस करने के लिए भी यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। ये डेविड वाली खरीद ले सर, हेड फर्स्ट सी। हाँ, वो भी मिल जाएगा आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट में कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है,
चलो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।